Hello viewers, this is Kashish and I welcome you to my channel Learning with Kashish, and in this channel I will provide you education with free of cost, and in today's video I will teach you psychology class 12 chapter number 1, that is variations in psychological attributes. As you already know कि previous video में theories of psychometric approach तक chapter पूरा complete कर लिया है and I hope कि आपको topic अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जल्दी से चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को लर्निंग विद कशिश। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड द 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज विच केम अंडर दिस अप्रोच। तो पहले थ्योरी को समझने से पहले तो एक बार अप्रोच को समझ लेते हैं। दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मीन्स ऐसे प्रोसेसेस जो हम यूज़ करते हैं वाइल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन द इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। सपोज अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको कोई सॉल्यूशन निकालना है तो आपके दिमाग में ऐसे क्या प्रोसेसेस आते हैं जिससे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या फिर अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपके इंटेलिजेंट होने का क्या पर्पस है। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो यहाँ पे ये अप्रोच किसी डायमेंशन की, किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं करती, यहाँ पे ये प्रोसेसेस की बात करती है। सो द वेरी फर्स्ट थ्योरी विच इज़ द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल, ये नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल मीन्स मैनी, बहुत सारे। तो हॉवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी को प्रपोज करा था और कहा था दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल इंटेंटिटी। सिंगल इंटेंटिटी मतलब वो बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं है, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, रादर देन द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। मतलब ज़रूरी ही नहीं है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक कॉग्निशन की एबिलिटी हो। जैसे कि साइकोमेट्रिक के अंदर पढ़ा था कि जो इंटेलिजेंस है कि किसी पर्सन के अंदर कॉग्निशन स्किल बहुत ज़्यादा है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ द इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पे गार्डनर कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि बहुत सारी टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो एग्जिस्ट करती है। तो गार्डनर ने काफ़ी टैलेंटेड पर्सन को पर्सनली असेस करा और उसके बाद उन्होंने 8 इंटेलिजेंस को लॉन्च कर दिया। द वेरी फर्स्ट इज़ द लिंग्विस्टिक। आपको नेम से ही पता चल रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। जो पर्सन लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जो वर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मतलब किस टाइम पे किस वर्ड का यूज़ करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी किसी को कन्विंस कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज की पावर से बहुत जल्दी किसी को भी समझ लेते हैं या फिर उनको समझा भी देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ फेमस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की स्पीच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हर कोई पर्सन, हर कोई जनता उनकी स्पीच से मोटिवेट हो जाता है, उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जो उनकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, जो उनकी वर्बल लैंग्वेज है, जो बोलने की लैंग्वेज है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। तो जिन लोगों में ये वाली एबिलिटी होती है वो अपना करियर एज अ पोएट, एज अ टीचर, एज अ राइटर, इन सब फील्ड के अंदर खुद को इनरोल करते हैं। द सेकेंड इज द लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल मीन्स ऐसी स्किल्स जहाँ पे आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इन अ लॉजिकल मैनर, मतलब बिल्कुल हाँ क्लियर थिंकिंग। जहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप उस प्रॉब्लम का कॉज भी देख रहे हो, आप उस प्रॉब्लम का इफेक्ट भी देख रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख रहे हो। दैट इज़ द लॉजिकल थिंकिंग। तो जिनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, माना जाता है कि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि सपोज़ अगर कोई मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपको लॉजिकली मिलेगी, क्योंकि लॉजिकली तरीके से वो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को, किसी भी क्वेश्चन को वो सॉल्व कर देता है। और जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनको वो बहुत जल्दी चीज़ों को इक्वेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपने दिमाग के अंदर एक वो इक्वेशन को डेवलप कर लेते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो एज अ साइंटिस्ट इन सब फील्ड के अंदर जाते हैं। द सेकेंड इज दिस पैशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे पर्सन अपने दिमाग के अंदर कोई भी पैटर्न को, कोई भी इमेज को विजुअलाइज करके उसको सबके आगे रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड द आर्किटेक्ट। इन लोगों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये दिमाग के अंदर किसी भी पैटर्न को, किसी भी चीज़ को इन अ क्रिएटिव वे उस चीज़ को विजुअलाइज करके जब टाइम आता है तब उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरी दुनिया के आगे। तो जिन लोगों के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है तो वो पायलट भी बनते हैं, सर्जन भी बन जाते हैं,
इंटीरियर डेकोरेटर्स की फील्ड में भी वो खुद को इनरोल करते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज़ दी म्यूज़िकल थ्योरी। म्यूज़िकल मतलब जिनको संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो म्यूज़िक के साथ। जितने भी सिंगर्स होते हैं उनके अंदर ये वाली एबिलिटी मिलती है कि वो अपने माइंड के अंदर किसी भी साउंड, वाइब्रेशंस, रिदम, लिरिक्स को कनेक्ट करके एक वो गाने को डेवलप कर देते हैं, एक वो म्यूज़िक को डेवलप कर देते हैं। जैसे कि फेमस सिंगर है अरिजीत सिंह एंड द नेहा कक्कड़, तो उनके अंदर ये वाली एबिलिटी है। वो ये वाली एबिलिटी को यूज़ करके किसी भी म्यूज़िक को क्रिएट कर देते हैं, उसको एक पैटर्न के अंदर एक कन्वर्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट इज़ द बॉडीली नाइस्थेटिक। बॉडीली नाइस्थेटिक मतलब एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पर आप अपनी बॉडी का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। जैसे कि बाबा रामदेव इतनी अच्छी योगा करते हैं कि कितने सारे लोग भाई वो है मोटिवेट है कि भाई हमें भी ऐसी योगा करनी चाहिए। तो जो एक्टर लोग भी होते हैं वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं खुद की बॉडी को लेके, काफ़ी जिम ज्वाइन करते हैं, खुद की डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो मेनली एज अ स्पोर्ट्स के अंदर खुद को इनरोल करते हैं, एज अ एक्टर, डांसर, एथलीट, खुद को इन सब चीज़ों के अंदर खुद को इनरोल करते हैं। जिमनिस्ट, योगा के इंस्ट्रक्टर, इन लोगों के अंदर ये वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। द नेक्स्ट इज़ द इंटरपर्सनल। द वर्ड इंटर, इसका मतलब होता है दूसरों के साथ कोई एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना। आपने एक वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, वहाँ पे आमिर खान जो है एक छोटे से बच्चे के साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है। उसकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स समझ के, उसके मोटिव्स को, उसके स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी लिमिटेशंस को समझ के उसको प्रॉपर गाइड करता है और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो उसके अंदर ये वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जिन लोगों के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है वो मेनली अपना करियर एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलिंग, एज अ सोशल वर्कर, इन सब चीज़ों के अंदर खुद को इनरोल करते हैं। सो दैट इज़ द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट इज़ द इंट्रा। अब जैसे कि इंटर पढ़ा कि दूसरों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, इंट्रा मतलब इसके अपोजिट, जहाँ दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद की लाइफ पे फोकस करना, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, जिसे हम एक वर्ड कहते हैं सेल्फ टॉक, दैट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लिमिटेशंस, अपने फ्लॉज को समझना और उनके ऊपर इम्प्रूव करना। जिन लोगों के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है इंट्रापर्सनल, ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मतलब माने जाते हैं कि इनको अपने गोल दिखता है और उसको अचीव करना है, दैट इज़ दियर मेन मोटिव। और जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो मोस्टली मतलब एज अ किसी के साथ नहीं रहते, वो खुद से बात करते हैं और वो अकेले ही रहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो एज अ फिलोसोफर्स एंड एज अ स्पिरिचुअल लीडर्स इन सब चीज़ों के अंदर खुद को इनरोल करते हैं। फिलोसोफर्स का क्या काम होता है कि पूरी अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया, वो सब चीज़ें दूसरों को देना, कि खुद को पहचानो कि तुम खुद कैसे हो। सो दैट इज़ द इंट्रापर्सनल। एंड द वेरी लास्ट इज़ द नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब किसी भी पर्सन को अपने नेचर से, अपने सराउंडिंग से, अपने वातावरण से प्यार हो, फ्लोरा फौना, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे कनेक्टेड हो, तो उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक मूवी है 3 इडियट्स, जहाँ पे राजू रस्तोगी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था और काफ़ी चीज़ों को, मतलब काफ़ी एनिमल्स की वो फ़ोटो क्लिक करता था। तो उसकी इंटेलिजेंस जो थी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हाई थी और एंड में वो ऑथर भी बनता है, वो खुद की बुक भी लिखता है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे आप ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कि भाई यहाँ पे कूड़ा कचरा मत फैलाओ, अपने जो भी आपके सराउंडिंग्स है इसे बिल्कुल क्लीन रखो। सो दैट इज़ द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और जो पर्सन के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है वो एज अ हंटर, टूरिस्ट, बटॉनिस्ट, इन सब चीज़ों के अंदर खुद को इनरोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट होती है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने ये कहा था कि जो इंटेलिजेंस है ना वो सिर्फ आईक्यू स्कोर पे हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते,
कि भाई अगर किसी पर्सन का IQ स्कोर भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ ओनली द इंटेलिजेंट पर्सन। नो वे। ऐसी ये जो इंटेलिजेंस है ये एग्जिस्ट करती है किसी पर्सन के अंदर, और ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। हो सकता है किसी पर्सन के अंदर एक हो या फिर दो इंटेलिजेंस हो, या फिर कॉम्बिनेशन में हो, मिक्सचर में हो। और अगर किसी पर्सन के अंदर ये आठों की आठों इंटेलिजेंस मिल गई, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ अ मल्टीपल इंटेलिजेंस। भाई उसको टैग मिल जाएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस का। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट होती है, और आपके एग्जाम पर्पस में ये थ्योरी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे दैट राइट डाउन द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। ओके, ट्राइआर्किक, अब नेम से पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ट्राइआर्किक, ट्राई मीन्स 3। तो जहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए दैट राइट डाउन द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस, तो समझ जाना कि 3 पार्ट्स है इंटेलिजेंस के इस थ्योरी के अंदर। तो ये थ्योरी को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज करा था इन द ईयर 1985। ये है साइकोलॉजिस्ट का नाम, और ये है साल कि कब इन्वेंट करा था। तो 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा था जो इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिस चीज़ को हम अडेप्ट करें, शेप करें एंड टू सेलेक्ट। किन ये जो 3 वर्ड्स हैं इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आपके पेपर में आपको डेफिनेशन अगर आ जाए कि भाई रॉबर्ट की स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था इंटेलिजेंस को लेकर, तो आपको ये 3 वर्ड्स अच्छे से दिमाग में आपके रहने चाहिए, टू अडाप्ट एंड टू शेप एंड टू सेलेक्ट। अब किस चीज़ को करना है? इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को। क्यों करना है? टू अकम्प्लिश वन गोल्स एंड दोज हु वन सोसाइटी एंड द कल्चर। मैं आपको इस डेफिनेशन का सीधा साधा से एक मीनिंग बता दूँ तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जिस पर्सन ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर दिया और सीख लिया, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। अब सपोज करो किसी के घर में झगड़ा हो रहा है और आप वहाँ जाके चेयर अप कर रहे हो कि और लड़ाई करो और लड़ाई करो, सो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट द इंटेलिजेंस ना, ये तो कोई सेंस नहीं बनी। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो आप उस चीज़ को सुलझाओ, उनको बोलो कि आप लड़ाई मत करो, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। और यहाँ पे इस वाली थ्योरी में 3 टाइप्स है इंटेलिजेंस के। द वेरी फर्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंशनल विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इनके जो दूसरे वाले नाम है ये भी आप अच्छे से याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो द वेरी फर्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंशनल। कॉम्प्रिहेंशनल मतलब जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशनल आ जाए लिखा है तो फिर आप वहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे कॉग्निशन की बात की जा रही है, हमारी कॉग्निशन स्किल्स की, कि हम लोग कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा किसी को अच्छा समझ सकते हैं, दैट इज़। और इस वाली इंटेलिजेंस को ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस के भी नाम से कहा जाता है, क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चा एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर रहा है दैट मीन्स कि भाई ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है और इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आगे बहुत ज़्यादा भाई सक्सेसफुल मतलब बनेगा लाइफ में। तो ऐसी इंटेलिजेंस जहाँ पे आप अपने मार्क्स अच्छा स्कोर कर रहे हो कॉलेज में, स्कूल में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर एक सब्जेक्ट में आप अपना 100 आउट ऑफ 100% दे रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव स्किल्स, और ये आती है कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के भी 3 कॉम्पोनेंट है। द फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन मतलब किसी भी चीज़ की नॉलेज को अक्वायर करना। द सेकेंड इज द मेटा कॉम्पोनेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट विच इन्वॉल्व द प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड द लास्ट इज द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट विच इन्वॉल्व एक्चुअली डूइंग द थिंग्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसके पूरे कॉम्पोनेंट को समझा देती हूँ। सपोज करो अब आपके टीचर ने बोला आपको स्कूल में कि कल आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 का किसी भी सब्जेक्ट का। तो अब आप क्या करते हो, घर जाके आप चैप्टर खोलते हो, जितने भी चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टॉपिक है आप उस चीज़ की नॉलेज को अक्वायर करते हो
कि इस टॉपिक में क्या है, और ये पूरे चैप्टर को आप पूरे अच्छी तरीके से उस चीज़ की नॉलेज को आप पूरे अपने दिमाग में बिठा लेते हो। फिर आपका सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, प्लानिंग कंसर्निंग। आप पूरा एक प्लान अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज कर लेते हो कि हमें कल आंसर को ऐसे फ्रेम करना है, कल हमें ऐसे आंसर को लिखना है, ऐसे भाई हमें नोट्स बनाने हैं, ये की पॉइंट्स है जिनको भाई मतलब दिमाग में रखना है। तो आप एक प्लानिंग कर लेते हो कि भाई हमें चीज़ को कैसे करनी है और क्यों करनी है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। एंड में जाते हो टेस्ट देने के लिए, और जो भी आपने चीज़ को अक्वायर करी है, जो जो आपने प्लान करे हैं, आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे कर देते हो, परफॉर्म कर देते हो। दैट इज़ द परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे तीनों कॉम्पोनेंट के अंदर कॉग्निशन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपने नॉलेज तभी अक्वायर करी जब आपके पास बुद्धि है, आप चीज़ों को समझ सकते हो। आपने प्लानिंग इसीलिए करी क्योंकि आपके पास किसी भी प्लान करने की एबिलिटी है। आपने अपनी वहाँ पे भी आपने अपने कॉग्निशन का यूज़ करा, और लास्ट कंपोनेंट में भी आपने अपने कॉग्निशन का यूज़ करा। तो जहाँ पे कॉग्निशन की बात आ जाती है वो आती है कॉम्बिनेशनल इंटेलिजेंस के अंदर। सो it is also known as the analytical intelligence, and it is the analysis of the information to solve the problem. Person high on this ability think rationally and critically and they succeed in their life. जो भी पर्सन इस वाली एबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रैशनल थिंक करते हैं और किसी भी चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉग्निशन स्किल्स। कॉम्बिनेशनल यहाँ पे कंप्लीट होती है। The next is the experiential, which is also known as the creative intelligence. ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जहाँ पे पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल का सोचता है, मतलब नई नई चीज़ों का इन्वेंट करना, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, उसके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से क्रिएटिव बनता है। जो जो उसके पास्ट में एक्सपीरियंसेस है, ठोकर खा खा के इंसान मतलब सीखता है ना, तो ये वही वाली यहाँ पे कहानी है कि वही एक्सपीरियंसेस को ले लेके वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव बन जाता है कि वो नई नई चीज़ों को सोचता है कि मुझे चीज़ों को कैसे करनी है, कैसे मुझे चीज़ें इन्वेंट करनी है, अपनी नई नई चीज़ों के अंदर वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। So, experiential or the creative intelligence is involved in using past experiences creatively to solve the novel problems. So, person high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and their new inventions. तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यही है कि आप नई नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखते हो और बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हो, और आप अपने खुद के जो भी तजुर्बे के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आप उसी की वजह से क्रिएटिव होते हो। सो दैट इज द एक्सपीरियंशियल। एंड द लास्ट इज द कंटेक्चुअल, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हो। स्मार्ट इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचते हो और आप चीज़ों को सॉल्व कर देते हो। सपोज जिनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सपोज आपका एक फ्रेंड है और वो किसी प्रॉब्लम में है, और वो जब भी प्रॉब्लम में होता है और वो आपके पास आ जाता है कि भाई मेरे को ना ये वाली प्रॉब्लम है और तू मेरी सॉल्व कर भाई, ये वाली प्रॉब्लम कैसे ना कैसे तरीके से, तो आप उसको सही तरीके से गाइड करते हो। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सही तरीके पे सही चीज़ गाइड करनी और चीज़ों को सॉल्व करनी। तो आप उसको सही गाइडेंस देके आपकी उसकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है, ये वाली इंटेलिजेंस होती है, वो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इस वाली इंटेलिजेंस को बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट एंड द बिजनेस सेंस। बिजनेस सेंस मतलब जो बिजनेस करते हैं ना, काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, तो उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन मिलता है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं चीज़ों को लेके, और एज अ प्रैक्टिकल वो अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं एट द हाई पीक। तो कंटेक्सचुअल का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से आप हर एक चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, आप हर एक चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हो। Person high on this aspect to their present environment or select a more favorable environment than the existing one or modify the environment to fit their needs.
जो इंसान अभी रह रहा है, वो जिस इन्वायरमेंट से अडेप्ट है, वो उससे एक कदम आगे चलने की सोचता है कि मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करें, उन्हें कैसे चूज़ करें अपने खुद के नीड्स के लिए. सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि सही टाइम पे सही चीज़ को चूज़ करना. वो एक कहावत नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि सही टाइम पे सही चीज़ को चूज़ कर लेते तो शायद आज तुम्हें ये सारी चीज़ को फेस करना ही नहीं पड़ता. सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशनल एंड द कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे ये थ्योरी भी कंप्लीट हुई है. अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, which is the PASS model of the intelligence, which is stands for the planning, attention, arousal and the simultaneous and successive model of the intelligence. Okay, इसे पढ़ लेते हैं ज़रा, ये क्या कह रही है. प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस. ये जो इंटेलिजेंस का पूरा मॉडल है, ये जेपी दास, जैक नागलेरी एंड किर्बी ने 1994 में इस चीज़ को इन्वेंट कर दिया था. ये मॉडल को इन्वेंट कर दिया था. साइकोलॉजिस्ट के नाम अच्छे से याद कर लो, ये है वो 3 नाम, जेपी दास, जैक नागलेरी एंड द किर्बी इन 1994. और ये साल भी आप अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू देम ये जो इंटेलिजेंस है ना, ब्रेन के 3 यूनिट्स को कंपेयर कर रखा है कि जो इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व करती है हमारे ब्रेन के 3 फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ. दैट इज़ दी फर्स्ट इज़ दी arousal and the attention, and the second is the processing, that is simultaneous and successive processing, and the last is the planning. तो ज़रा बात करते हैं पहले arousal and the attention की. सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये पूरे मॉडल को समझा दूँगी. आपके टीचर ने बोला कि बच्चों डेट शीट है ना अब आ चुकी है क्लास 10th की, या फिर आप क्लास 10 छोड़ो, आप तो वैसे भी क्लास 12th के हो, तो आप क्लास 12th लगा लो. मैम ने बोला कि बेटा क्लास 12th की बोर्ड्स की डेट शीट है ना वो आ चुकी है. तो जब आप ये चीज़ सुनोगे कि डेट शीट आ गई, तो आप एकदम से, आपका रिएक्शन क्या होगा? शॉकिंग. आप एकदम से अराउज क्या नाम है हो जाओगे कि है मैम की मतलब डेट शीट आ गई. तो उस चीज़ को कहते हैं अराउजल, कि एक तरीके से अलार्म बजना बॉडी में, एक मतलब क्या नाम है अलर्ट हो जाना. तो अब आप अलर्ट हो गए, तो अब आप क्या करोगे उस चीज़ के साथ? आप अटेंड करोगे विद योर ओन पावर, विद योर ओन एनर्जी. सो अराउजल एंड अटेंशन enable a person to process the information. An optimum level of arousal focuses our attention to the relevant aspect of the problem. मतलब ज़रा सा अराउजल हुआ आपकी बॉडी में, ज़रा सा अलर्ट हुआ कि भाई डेट शीट इन्वॉल्व, कि डेट शीट जो है वो आ चुकी है, तो अब आपके पास अब वो उस चीज़ को फेस करने की एक प्रॉब्लम है. अब आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो. तो टू मच भी नहीं होना चाहिए और टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए अराउजल, क्योंकि अगर ज़्यादा क्या नाम है हो गया तो अब आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आप डिप्रेस्ड बिल्कुल ही भाई मतलब वो हो जाओगे कि भाई अब तो गए काम से, कि अब तो कुछ भी नहीं आता और ये डेट शीट आ गई है. तो आप खुद को कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल ही खुद का लूज़ कर लोगे. और अगर बिल्कुल ही कम रहा, टू लिटिल रहा, तो आप बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दोगे पढ़ाई की तरफ कि भाई देख लेंगे, अभी तो क्या नाम है भाई 2-3 महीने हैं बोर्ड्स के पेपर में, देख लेंगे, डेट शीट आ गई है तो कोई बात नहीं. तो अपने आप को एक एनर्जी लाने के लिए आपको एक मॉडरेट अराउजल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद की लाइफ के लिए भी. भले आप आगे जाके जॉब करो या फिर आप बिजनेस करो, कुछ भी करो. सो मॉडरेट अराउजल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन पर्पज़. यहाँ पे लिखा भी हुआ है that too much and the too little arousal would interfere with our attention. For example, when we are told by a teacher about a test that she plans to hold, so it would arouse us to attend to the specific chapters. अब टीचर ने ये बोला कि बेटा टेस्ट है तो तुम्हें अब ये सारी चीज़ को होल्ड करना है, तो अब आपके पास एक पावर है, आप अब मतलब अटेंड हो कि मुझे अब ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. सो दैट इज़ द अराउजल एंड द अटेंशन. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज द साइमल्टेनियस एंड द सक्सेसिव प्रोसेसिंग. अब टीचर ने कह दिया कि बच्चे डेट शीट हो चुके हैं अनाउंस, तो अब आप क्या करते हो? अब आप
अब आप में वो पावर भी है उस चीज़ को वही अटेंड करने की। अब आप क्या करते हो, आप साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग मतलब आप अब एक रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हो अपने साथ और अपनी पढ़ाई के साथ। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक प्लेस व्हेन वी परसीव द रिलेशंस। जब हम लोग किसी चीज़ के साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग among the various concepts and integrate them into a meaningful pattern for the comprehension, that is the simultaneous processing। अब हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं, तो अब आप बॉन्ड कैसे बनाओगे, पूरा एक टाइम टेबल क्रिएट कर लोगे कि भाई मुझे रोज़ इतने बजे जागना है, मुझे ये चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, नहा धो के मुझे दोबारा से पढ़ना है, फिर मुझे ट्यूशन जाना है और फिर मुझे सारी चीज़ें ऐसे करनी है। तो दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कि आपने एक अपना रिलेशनशिप बॉन्ड कर लिया उस पेपर के साथ, डेट शीट के साथ, दैट इज। एंड नेक्स्ट इज द सक्सेसिव प्लानिंग। Successive processing take place when we remember all the information serially, so that recall of one leads to the recall of another, like the learning of digit and the alphabet। अब सक्सेसिव प्लानिंग के अंदर क्या है, अब आपने एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, या तो आप एक बॉन्ड क्रिएट करके आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे, या फिर अब आप क्या करोगे, रट्टा मारोगे। भाई कुछ नहीं हो रहा, भाई रट्टा मारो, क्या नाम है, रट्टा मार के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे पेपरों को निकाल लो। तो सक्सेसिव प्लानिंग के अंदर यही है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं इन अ सीक्वेंस वे। जैसे कि अब डिजिट है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अब एक अल्फ़ाबेट है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो ये एक सीक्वेंस में है ना। तो वैसे ही आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करते हो, दैट इज नोन एज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज द प्लानिंग। अब आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लिया, आपने उसे याद भी कर लिया। अब आता है प्लानिंग, विच इज़ द एंड पार्ट ऑफ दिस मॉडल एंड विच इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंटेलिजेंस। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड, उस चीज़ को हम लोगों ने अटेंड भी कर लिया, उस चीज़ को प्रोसेस भी कर लिया। अब क्या है, प्लानिंग इज द एक्टिवेटेड and it allow us to think of the possible courses of the action, implement them from to reach a target and evaluate their effectiveness. For example, the test scheduled by a teacher, we have to set goals, plan a time schedule of study, and if we are not able to tackle the chapters assigned for the test, we have to think of the other ways। अब आपको प्लानिंग के अंदर कैसे करना है, सपोज वही वाला हम लेंगे, वो क्या नाम है एग्जाम्पल, डेट शीट अनाउंसमेंट हो गई, आपने हर चीज़ को प्रोसेस भी कर लिया। अब आप प्लानिंग कैसे करते हो, जहाँ पे आपकी कमी रह गई हो तो आप खुद के दिमाग में एक छोटी सी प्लानिंग करते हो कि यार मेरा ना ये वाला टॉपिक है ना रह गया है, मुझे दोबारा से कंसंट्रेशन करके इस टॉपिक को पूरा कवर करना पड़ेगा। पूरा मतलब कोई चीज़ आ नहीं रही है समझ में, तो फिर आप टीचर के पास जाते हो कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज़ बताओ, इस चीज़ को सॉल्व करो। तो प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा Our last theory is the PASS model of the intelligence that is proposed by the J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994। आपको ये तीनों साइकोलॉजिस्ट के नेम अच्छे से याद रखने हैं, दैट J.P. दास, जैक नागलेरी एंड किर्बी ने 1994 में इस मॉडल को प्रपोज करा था और कहा था कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे 3 फंक्शन है जिससे हम लोग इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं। The very first function is the attention and the arousal. The second is the simultaneous and the successive planning. And the last is the planning. तो मैं ये पूरे मॉडल को ना आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। सपोज करो आपकी टीचर ने आपको बोला कि क्लास 12 की डेट शीट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद आपकी बॉडी में एक आप एकदम से अराउज हो गए ये वाली बात को सुन के कि भाई क्लास 12 की डेट शीट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, अब पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद अब आप चीज़ों को अटेंड करना स्टार्ट करोगे। अब आपके दिमाग में ये है कि डेट शीट आ चुकी है, पढ़ना पड़ेगा, तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अब पढ़ाई का बढ़ेगा। तो ये करने के बाद आप एक प्रोसेसिंग करोगे, आप पढ़ाई के साथ एक रिलेशन बॉन्ड करने की कोशिश करोगे
अपने खुद के दिमाग में मतलब सोचोगे कि मुझे कैसे नोट्स बनाने हैं, मुझे कैसे चीज़ों को अंडरलाइन करना है, कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, कैसे मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक बॉन्ड करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप चैप्टर्स को याद भी करोगे, रट्टा भी मारोगे ना, थोड़ा बहुत तो करोगे बुकिश लैंग्वेज को भी याद। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है करते टाइम, तो फिर आप टीचर के पास चले जाओगे कि मैम इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे प्लीज़ ये चीज़ मुझे आप समझा दो। और या फिर अगर आप किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, तो आप कोई ऑल्टरनेट वेज को ढूंढोगे कि मुझे ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। तो यही है ये पूरा एक मॉडल। फर्स्ट इज द अराउजल एंड द अटेंशन। सो अराउजल एंड द अटेंशन enable a person to process information at the optimum level of arousal. Focuses are the attention to the relevant aspect of the problem. तो जो अराउजल एंड अटेंशन है, ये हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और थोड़ा सा लेवल का भी अराउजल जो है ना, वो हमारे अटेंशन को फोकस कर देता है कि बॉडी में एकदम से अलार्म बजा तो भाई हम लोग अटेंड हो गए कि ये चीज़ है और इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो जो अराउजल है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर कर लेंगे तो स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेस्ड बिल्कुल ही मतलब हो जाएंगे, और खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे और चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए। टू लिटिल मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मतलब भाई चलो डेट शीट आ गई, चलो भाई 2-3 महीने हैं तो फिर बाद में देख लेंगे। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक मॉडरेट अराउजल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे लिखा हुआ है दैट टू मच एंड द टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विद आवर अटेंशन। हमारी चीज़ की जो एक वो है फोकस है, उस चीज़ को ये छेड़ देता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। When we are told by a teacher about a test that she plans to hold, so it would arouse us to attend the specific chapter. जब टीचर कहती है ना कि टेस्ट है और आपको टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तो एकदम से आप शॉक होते हो। शॉक के साथ साथ आप उस चीज़ को अटेंड करने की पावर भी रखते हो कि मुझे चैप्टर को पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक रिलेशन बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है सेकेंड प्लानिंग के अंदर, सेकेंड प्रोसेसिंग के अंदर। The simultaneous processing take place when we perceive the relations among various concepts. यहाँ पे वर्ड आ गया relations. रिलेशन मतलब एक ऐसा बॉन्ड हम लोग बनाते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, among the various concept and the integrate them into a meaningful pattern for the comprehension. और हम उस रिलेशनशिप को एक मीनिंगफुल पैटर्न दे देते हैं कि हमें, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अब आपका पेपर है, डेट शीट आ चुकी है, तो अब आप एक रिलेशन बॉन्ड करने की कोशिश करोगे ना कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो मुझे मतलब उस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर है। सो दैट इज़ द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। इसके बाद है सक्सेसिव प्लानिंग। इट टेक प्लेस व्हेन वी रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन सीरियसली सो दैट रिकॉल ऑफ वन लेट्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर। अब आप चैप्टर को भी लर्न करोगे, जिससे हर एक चीज़ को सीक्वेंस में याद करोगे। जैसे कि अब डिजिट्स है तो वो एक सीक्वेंस में है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अब जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी एक सीक्वेंस में है, ABCD। तो आप हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को एज अ सीक्वेंस तरीके से आप उस चीज़ को याद करोगे। सो दैट इज़ द सक्सेसिव प्लानिंग। एंड द लास्ट इज द प्लानिंग, सोचना, खुद की चीज़ों को प्लान करना। दिस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंटेलिजेंस एंड आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड टू बी प्रोसेस्ड। ये 2 प्रोसीजर के बाद ये वाली प्लानिंग आती है। एंड इट अलाउ अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ द एक्शन, इम्प्लीमेंट देम टू रीच अ टारगेट एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। हमारे एक्शन को करवाने में ये प्लानिंग हेल्प करती है। सपोज़ अब जैसे कि टेस्ट जो मैम ने शेड्यूल कर रखा है, तो हम एक गोल अपना सेट कर लेते हैं, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल सब पूरा का पूरा बना लेते हैं। और अगर कभी कोई चीज़ कर नहीं पाते तो फिर टीचर के पास पहुंच जाते हैं कि मैम ये मतलब ये चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो आप प्लीज़ बताओ। और अगर तब भी नहीं होता, तब हम कोई दूसरे मेथड्स का ट्राई करते हैं कि यार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स लेने पड़ेंगे, कोई लेक्चर लेना पड़ेगा, दोबारा से सब मतलब सब कुछ करना तो पड़ेगा ही। सो दैट इज़ द प्लानिंग की एंड में जो सब कुछ करने के बाद जो रिजल्ट है, दैट इज़ द प्लानिंग। तो यहाँ पे हमारा थ्योरीज ऑफ
पूरा प्लानिंग का भी कंप्लीट हुआ और तीनों थ्योरीज कंप्लीट हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। और पास मॉडल में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी ये पूरी मॉडल जब ये ख़त्म है आपकी बुक में, तो उसके नीचे एक लिखी हुआ है दैट जेपी दास और जैक नागलेरी ने एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी बनाया था, जो कि 5 से 18 साल के बच्चों के लिए था, जिनको भी लर्निंग की प्रॉब्लम थी। ये टेस्ट मेनली उनके लिए था, और इस टेस्ट को करने के बाद वो ये पहचान लेते थे कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कि वो पढ़ नहीं पा रहा, कि वो किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहा। तो ये कभी कभार आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। और वो टेस्ट का नाम था बैटरी ऑफ टेस्ट, ये भी आप ध्यान रखना। या ये चीज़ आप अच्छे से करना, और इसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ द कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे दैट हाउ द इंटेलिजेंस एट द इंटरप्ले ऑफ द नेचर एंड द नर्चर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को लर्निंग विद कशिश। थैंक यू सो मच।